नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे आंकड़े एवं उनकी विशेषताएं। डाटा क्या है और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रह व प्रकार, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड टाइप्स ऑफ डाटा। आंकड़ों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। आंकड़ों को व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ कक्षा 6 या 7 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आगे 8, 9, 10, 11, 12 या इससे भी हायर में अगर बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अभी से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो जो शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं आप, वो आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है और शॉर्ट ट्रिक्स आप रटते हैं और रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर हम इसे दिमाग में बैठा लें तो हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में आपने बहुत से तालिकाएं, टेबल्स, मैगजीन्स में, टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में देख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे जो टेबल्स होते हैं वो आपको कोई ना कोई सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मौसम विभाग जारी करते हैं मौसम का हाल चाल, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जारी करता है कि किस प्रदेश की उपज कितनी है, गेहूं की उपज कितनी है, चावल की उपज कितनी है। इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम शुरू कर रहे हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की पसंदीदा फल कौन से हैं, तो टीचर ने इस पे एक टेबल, तालिका बनाया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे टेबल है आपके सामने, जिसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके पसंद के फल लिखे हुए हैं। टीचर ने उनसे पूछा था कि आपको आम, सेब, केला और अमरूद में से कौन से फल सबसे ज़्यादा पसंद है। उनके पास 4 ऑप्शन थे, तो बच्चों ने अपने पसंद के फलों के नाम टीचर्स को बताए। तो देखते हैं आम कितने लोगों ने पसंद किया। जैसे रीता ने पसंद किया, मानसी ने पसंद किया, राजेश ने पसंद किया और कमल ने पसंद किया। आम को टोटल 4 बच्चों ने पसंद किया। इसी प्रकार अमरूद को रीना ने पसंद किया, महेश ने पसंद किया और प्रिया ने। अमरूद को टोटल 3 बच्चों ने पसंद किया। सेब को महक ने और सुदामा ने पसंद किया। तो सेब को सिर्फ 2 बच्चों ने पसंद किया। और केला को सिर्फ रानी ने पसंद किया, यानी केक को सिर्फ एक बच्चे का वोट मिला, ये भी कह सकते हैं। इस तालिका में हमें समय ज़्यादा लगा और फिर हमें एक फलों को गिनना पड़ा, किस बच्चों को कितना फल पसंद है। अगर इसी तालिका को हम एक दूसरे रूप में इस प्रकार बनाएं तो देखिए ये छोटा बनेगा और कम समय में आसानी से बन जाएगा। जैसे टीचर ने बनाया कि अमरूद, आम, केला, सेब एक कॉलम में लिख दिया। अब बच्चों से पूछा कि बच्चों आम किस किस को पसंद है, तो बच्चों ने अपने हाथ खड़ा किए। जो बच्चों ने अपने हैंड रेज किए हैं उसे उन्होंने एक टिक के सहायता से यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, 4 बच्चों ने हैंड रेज किए यानी उठाया, इसलिए हम कहेंगे कि 4 टिक यहाँ लगे हुए हैं। तो 4 बच्चों को आम पसंद है, अमरूद 3 बच्चों को पसंद है, केला 1 बच्चे को पसंद है और सेब 2 बच्चों को पसंद है। तो हम देखते हैं इस तालिका के माध्यम से टीचर ने आंकड़े यानी डाटा इकट्ठे किए हैं और डाटा उन्हें कुछ सूचना दे रहा है। सूचना क्या दे रहा है कि आम
कक्षा 6 के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा पसंद है और केला कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कम पसंद है। ठीक है, ये तो हो गए मेरी क्लास के आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े की परिभाषा क्या है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको आंकड़े की परिभाषा क्या है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी क्लास के बच्चों की पसंदीदा फल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आंकड़ा इकट्ठा किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बिना उद्देश्य इकट्ठे किए गए नंबर आंकड़े नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों की विशेषताएं। आंकड़े की विशेषताएं क्या होती हैं? यहाँ पे देखिए 4 विशेषताएं दी हुई हैं। पहला, आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील का मतलब बच्चों चेंजेबल। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि इस साल जो हमें आंकड़ा मिला अगले साल हमें वही आंकड़ा मिले, उसके अगले साल हमें वही आंकड़ा मिले। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम एक कॉलम बनाते हैं और गेहूं की फसल की उपज का डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने पहले कॉलम में हमने सन लिख दिया और यहाँ पे हमने गेहूं की फसल प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, प्रति हेक्टेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए 2003 में अगर 204 प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज थी, ठीक है, 2004 में 198 प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज थी। इसी प्रकार 2005 में गेहूं की फसल 206 प्रति हेक्टेयर थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं हर साल डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तो हुआ हमने एक प्रदेश के अलग अलग वर्ष में गेहूं की उपज के प्रति हेक्टेयर डेटा इकट्ठा किया था। हम ऐसे ही 2 प्रदेशों के अगर गेहूं की उपज की तुलना करें तो हम देखते हैं कि वहाँ भी परिवर्तन है। जरूरी नहीं कि एक प्रदेश में जितना गेहूं की उपज हो दूसरे प्रदेश में भी उतने ही गेहूं की उपज हो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा, सजातीय आंकड़े होने पर तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सजातीय आंकड़े मतलब एक जैसे आंकड़े, ठीक है, जो सेम हो। अब देखिए हमारी क्लास के 3 बच्चे, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जेड। और एक्स ने मैथ्स में 40 मार्क्स प्राप्त किए। कितने? 40। और वाई ने हिंदी में 43 मार्क्स, 43 मार्क्स प्राप्त किए। और जेड ने इंग्लिश में कितने मार्क्स प्राप्त किए बच्चों? 41। तो क्या हम बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड में मैथ्स में कौन अच्छा है, इंग्लिश में कौन अच्छा है या हिंदी में कौन अच्छा है? नहीं, क्यों? हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर हर बच्चे के अलग अलग विषय के हैं। अगर हमारे पास एक ही विषय के तीनों बच्चे के नंबर होते तो हम उसकी तुलना करके बता सकते थे। जैसे अगर एक्स वाई और जेड के सिर्फ मैथ्स के मार्क्स हो, जैसे एक्स ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, वाई ने 45 मार्क्स प्राप्त किए थे और जेड ने 39 मार्क्स प्राप्त किए, तो हम ये बता सकते हैं कि वाई मैथ्स में एक्स और जेड से अच्छा है और जेड मैथ्स में एक्स और वाई से कमज़ोर है। ठीक है, तो आंकड़े जो होते हैं वह सजातीय होने पे ही तुलना कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ ये तीनों ही मैथ्स के नंबर हैं, इसके नंबर हैं मैथ्स के में, ठीक है, इसलिए हम इनकी तुलना कर पाएँ। और इससे पहले हमने क्या किया था कि एक बच्चे का मैथ्स, एक बच्चे का इंग्लिश, एक बच्चे का हिंदी लिया था, इसलिए हम वहाँ तुलना करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। समूह, उदाहरण के तौर पे मैं अपनी क्लास के 10 बच्चों की ऊंचाई का अध्ययन करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, 10 बच्चों, एक चार्ट बनाया। अब बच्चों की संख्या लिखी, बच्चों के नाम लिखे यहाँ पे
और यहाँ पे हमने हमरा लिख दिया ऊंचाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई कर दिया हमने। ऊंचाई क्या है, सेंटीमीटर्स में है। एक्स की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, वाई की ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, जेड की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार और भी बच्चों का हम डाटा इकट्ठा करेंगे, बच्चों के नाम और उनकी ऊंचाई, ऐसे टेबल नीचे बढ़ते जाएंगे फॉर्म में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमें ऊंचाई का अध्ययन करना है और पता करना है कि सबसे ज़्यादा लंबा बच्चा कौन है, सबसे छोटा बच्चा कौन है और एक जैसे ऊंचाई के बच्चे कौन है, यानी किनकी हाइट बराबर है। तो हम देखते हैं कि आंकड़े जो है सदैव ही समूह में एकत्र किए जा रहे हैं। मुझे आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए एक ग्रुप की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, चलिए, आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। आंकड़े का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, इकट्ठा करने का, जैसे कि उसकी परिभाषा में निहित था। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उसकी सांख्यिकी गणना करते हैं। अगर आंकड़ों में संख्या ही नहीं होगी तो हम उसकी सांख्यिकी गणना कैसे कर पाएंगे। तो जिन तथ्यों को हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे ईमानदारी, चरित्र इत्यादि को, तो हम इनकी सांख्यिकी गणना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आंकड़े सदैव ही संख्यात्मक राशि में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं। आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े हमें दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत। जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। यानी इससे पहले वहाँ से आंकड़े हमने किसी ने भी नहीं प्राप्त किए हैं। सबसे पहले हम वहाँ गए, हमने आंकड़े को वहाँ प्राप्त किया। जैसे अभी मैंने अपनी क्लास की बच्चों की ऊंचाई के आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की थी, वो प्राथमिक स्रोत हो गया। द्वितीयक स्रोत, जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमें एक साल के मौसम में, ठीक है, मौसम में तापमान का क्या अंतर हुआ इसकी जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम नेट पे जाएंगे, पिछले एक साल के तापमान के अंतर का डाटा निकाल लेंगे। ठीक है, आंकड़े निकाल लेंगे। तो नेट पे वो आंकड़े पहले से उपलब्ध है, यानी किसी ने उसे अपने उद्देश्य के लिए निकाला होगा और फिर उसकी उद्देश्य पूर्ति होने के बाद उससे छोड़ दिया। तो हमने नेट से उस आंकड़े को निकाला और अपने उद्देश्य की पूर्ति की। इस प्रकार पहले से बने हुए आंकड़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट से प्राप्त डाटा। अब हमने आंकड़े का स्रोत तो जान लिया। अब इन स्रोतों के आधार पे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। इन स्रोतों के आधार पे आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े सिंपल सा है, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, ये आंकड़े क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। ठीक है, यानी मूल रूप से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जनगणना, आप सभी के यहाँ जब जनगणना होती है, भारत में हर 10 साल पे एक बार जनगणना की जाती है। तो जो जनगणना होती है, आपके घर पे एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। तो वो डोर टू डोर, ठीक है, दरवाजे से दरवाजे जाके अपने आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो यह प्राथमिक आंकड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक स्रोत यानी खुद से इकट्ठा किया और पहली बार वो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले से यूज्ड आंकड़े को, पहले से प्रयोग किए हुए आंकड़ों को हमने अपने यूज में उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लिया, तो इस प्रकार के आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। अब देखिए बच्चे, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसमें सारे बच्चों को लूडो खेलना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी क्लास में बस बच्चों से ये क्वेश्चन किया कि किस बच्चों को लूडो का कौन सा कलर पसंद है।
तो बच्चों ने अपने पसंदीदा कलर बताए। ऐसा ही हमने पसंदीदा फल, उनके फेवरेट फ्रूट्स को जानने के लिए भी किया था। अब देखिए, एक तालिका में बच्चों के नाम हैं और उनके पसंदीदा रंग दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नाम और पसंदीदा रंग कि किस बच्चों को कौन सा रंग पसंद है। इसी तालिका को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार बना सकते हैं कि हमने यहाँ पहले रंग लिख लिया, फिर बच्चों से पूछा आपको कौन सा रंग पसंद है, और एक बच्चे के लिए एक लाइन खींची, 2 बच्चों के लिए 2 लाइन, 3 बच्चों को 3 लाइन और 6 बच्चों को हमने 6 लाइन खींच दी। इसी प्रकार हमने ये आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अगर हमारी क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती, करीब 30 होती या 40 होती, तो और लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 16 होती, तो हमें क्या कठिनाई यहाँ पे आती? हमें कठिनाई ये आती कि हम 16 बार ये लाइन्स खींचते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और फिर इनको काउंट करके यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 16 लाइन्स लिखते हैं। लेकिन इस तरह की समस्याओं जब सामने आई तो गणितज्ञों ने एक नई टेक्निक की खोज की, जिसे हम कहते हैं टैली मार्क्स या मिलान चिन्ह। आइए देखते हैं मिलान चिन्हों की सहायता से हम कितने आसानी से गणना कर सकते हैं। अब देखिए, मिलान चिन्ह में आपने 1 के लिए 1 लाइन खींच देंगे, जैसे यहाँ खींचा हुआ है। 2 के लिए हम 2 लाइन खींच देंगे, और वैसे ही 3 के लिए हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे, और 4 के लिए हम 4 लाइन खींच देंगे। पर 5 के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही 5 आता है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 और फिर 5वीं लाइन ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये ऐसे जो आपको ग्रुपिंग मिलेंगे वो एक ग्रुप का मतलब हो गया 5। तो 5 और 1 लाइन यहाँ थी, कितना हो गया? 6। इसी प्रकार हमें 16 लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे बच्चों? ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 16। अब यहाँ देख के आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है, 3 है, तो 3 का मतलब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो ये कितनी लाइन्स होंगी? 15, और एक ये लाइन कितनी होगी? 16। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई हमारे पास? 16 लाइन्स हो गई। देखा कि बड़ी संख्याओं को हम टैली मार्क्स की सहायता से आसानी से गिन के लिख सकते हैं, और यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, किसी कॉलोनी में 50 व्यक्तियों से पसंद किए गए फ्रिजों की रंगों की जानकारी ली गई। और फ्रिज के रंग कौन कौन से हैं बच्चों? नीला, लाल, सफ़ेद, स्लेटी, ये रंग हैं फ्रिज के। अब कितने व्यक्तियों ने कौन से रंग की फ्रिज पसंद की? 6 व्यक्तियों ने। हमने यहाँ पे 6 लिखा। बच्चों यहाँ पे कुछ फॉन्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो जिस वजह से थोड़ी सी लाइनिंग इधर उधर हो गई है। 5 के ग्रुपिंग के लिए हम ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ के पॉइंट से नीचे के पॉइंट को मिलाते हैं, ये 5 हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, बस समझने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फॉन्ट साइज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो 6 के लिए हमने ये 5 और एक 6, 12 के लिए हमने ये 2 बनाया इस तरह से, और फिर 2 लाइन्स अलग से खींची, 12 हो गई। और 14 के लिए हमने ये 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये 10 लाइन है, 4 लाइन अलग से खींची, 14 हो गया। 18 के लिए हमारे पास ये 3 दिख रहे हैं, 3 इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, 5-5 के ग्रुप, तो ये हो गया 15, और ये 3 लाइन सिंगल लाइन से ये 3 जोड़ देंगे, 15 में थी 18। इस प्रकार से मिलान चिन्हों की सहायता से हमसे गलती नहीं हो सकती है, ना लाइन खींचने में, ना लाइन को काउंट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित करना बच्चों, कि हम आंकड़ों को कैसे अरेंज करेंगे, फिर हम उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें अवर्गीकृत या कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है,
ये आपको मैंने पहले बताया है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे सीधी गिनती जो हम आज तक पढ़ते आए 1 2 3 4 5, ये आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टी गिनती। जैसे 5 4 3 2 और 1, ये हमारी उल्टी गिनती है। जब हम गिनतियों को उल्टा लिखते हैं तो वो अवरोही क्रम हो गया, और जब हम गिनतियों को सीधा लिखते हैं तो वो हो गया आरोही क्रम। ठीक है। जब आंकड़ों की संख्या कम होती है तो हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जब आंकड़ों की संख्या 30, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा होती है तो हम क्या करेंगे? तब हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर हम उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। पहला गुणों के आधार पे और दूसरा वर्ग अंतराल के आधार पे। गुणों के आधार पे किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। गुणों के आधार पे वर्गीकरण हम वहाँ के समानता और असमानता, यानी आंकड़े जिस पे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं उसकी क्या समानता है क्या असमानता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या को हम उनके निवास स्थान के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला शहरी वर्ग, दूसरा ग्रामीण वर्ग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम हर एक प्रदेश की जनसंख्या निकाल सकते हैं और जनसंख्या निकालकर बता सकते हैं कि इनका निवास स्थान शहर में कितने लोग रहते हैं और ग्राम में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। तो गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति है जिसमें संकलित आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण। जब हमारे पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हो और हम उन्हें समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं? उस केस में वर्ग अंतराल बनाते हैं। जैसे यहाँ टीचर ने बनाया है, उनके पास छात्रों की कुल संख्या 50 है। कुल संख्या कितनी है बच्चों? 50 है। और गणित में प्राप्त अंकों के, गणित में जो प्राप्त जो अंक है, जो टेस्ट हुए थे, 50 नंबर का टेस्ट हुआ था, उस पर किस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए उसके आधार पर उन्होंने एक वर्ग अंतराल बनाया है। जैसे 0 से 10 के बीच कितने बच्चों ने नंबर प्राप्त किए? 6 बच्चों ने प्राप्त किए। 10 से 20 के बीच कितने बच्चों का नंबर आया? जैसे कि 16, 17, 13, 15, ऐसे जो नंबर पाए हैं 10 से 20 के बीच आते हैं वो 4 बच्चों के आए। 20 से 30 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए हैं? तो 5 बच्चों के। इसी प्रकार 30 से 40 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स आए? तो टोटल 23 बच्चों के मार्क्स 30 से 40 के बीच आए। जैसे किसी ने 21, किसी ने 30 है ना, तो किसी 31, 31, किसी ने 35, 36, 37, 38, किसी ने 39, 39, ऐसे करके नंबर जो पाए हैं वो टोटल 23 बच्चे हैं। और 40 से 50 के बीच में टोटल 12 बच्चे आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कितने नंबर के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो और जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल जो होगा ये क्या होगा? 50। तो छात्रों की संख्या 50 है और हमने देखा कि नंबर को जब हम वर्ग अंतराल में बांटा तो नीचे टोटल भी यहाँ पे 50 ही आ रहा है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल सही बना हुआ है। ठीक है। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे नंबर पाए हैं? तो 50 का फर्स्ट डिवीजन यानी 60% कितना होगा? 30। तो 30 से ऊपर जो बच्चे नंबर पाए होंगे वो सब फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, 30 से ऊपर क्या हो सकता है? 30 से 40 के और 40 से 50, ये 2 वर्ग आ रहे हैं। इन दोनों वर्गों में बच्चों की संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हमने देखा कि 35 बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन नंबर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं गणित में। ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला आरोही अवरोही क्रम, दूसरा वर्गीकरण। और इन वर्गीकरण को
आरोही अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, 30 से कम अगर आंकड़े हैं तो हम आसानी से उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत को अरेंज करके लिख सकते हैं। अब वर्गीकरण, जब हमारे पास डाटों का संख्या आंकड़े बहुत ज़्यादा नंबर में हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक गुणों के आधार पे, दूसरा वर्ग अंतराल के आधार पे। अभी हमने इसे समझा है। तो जब हम डाटा के गुण यानी समानता असमानता, जैसे कि शिक्षित अशिक्षित जनसंख्या को हम बांट सकते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष जनसंख्या को बांट सकते हैं, ये क्या हो गया, गुणों के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। पर जब हम डाटा का गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना संभव ना हो, या फिर हम गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लें पर अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें। चलिए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न, कक्षा 6 की 10 बालिकाओं के प्राप्तांक प्रतिशत दिए हुए हैं, ठीक है, और प्रश्न पूछा है इन्होंने, कितनी बालिकाओं का प्रतिशत 50 से कम है, कितनी बालिकाएं प्रथम श्रेणी से पास हैं, और कितनी बालिकाएं बच्चों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी से पास, यहाँ पे क्या आएगा, द्वितीय, कितनी बालिकाएं द्वितीय श्रेणी से पास हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 बालिकाओं का ही डाटा है तो हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है, 33 हमने पहले लिख दिया। 33 के बाद 40 में कोई नंबर है, हाँ एक नंबर मिला, 42 के बाद 50 में कोई नंबर है, 2 नंबर है, 55 और 57। उसके बाद 61, फिर 62, ये हो गया 61, 62, फिर आ गया 68, फिर आ गया 73, 74 और 75। अब गिन लेते हैं हम लोग कि हमने 10 लोगों का आंकड़ा बनाया है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने क्रम में व्यवस्थित कर लिया है 10 आंकड़ों को, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, कितनी बालिकाओं का प्रतिशत 50 से कम है। 50 से कम, देखिए आप आराम से देख सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनका आंकड़ा 50 से कम है। दूसरा प्रश्न है, कितनी बालिकाएं प्रथम श्रेणी से पास हुई, यानी जो 60% से ज़्यादा नंबर लाई हैं, कितनी बालिकाएं हैं। देखिए 60 से ऊपर ये सभी होंगे लाइन से। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बालिकाएं जिन्होंने 60% से ऊपर मार्क्स लाए हैं और ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। कितनी बालिकाएं द्वितीय श्रेणी से पास हुई हैं। द्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों, 45% से 60% के बीच। अब देखिए 45 से 60% के बीच कौन सा नंबर आ रहा है, 2 ही नंबर बचे हैं, 55 और 57, यानी सिर्फ 2 लड़कियां बालिकाएं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं। देखा आपने, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। हमने ये डाटा देखा, सिर्फ 10 बच्चों का डाटा था, तो हम इसको क्या किए, आरोही अवरोही क्रम में वर्गीकृत, आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो जिन प्रश्नों को हमें, यानी जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना होता है, उसी उद्देश्य के अनुसार हम डाटा को अरेंज करते हैं। आशा करती हूँ अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।